रोचक, ज्ञानवर्धक और किसान के हित और अहित की बातें हो रही है। सम्माननीय सभापति महोदय, आखिर ये कृषि विधेयकों पर भ्रम क्यों पैदा हो रहा है? देश में विरोध क्यों पैदा हो रहा है और उसके पक्ष में क्यों बोला जा रहा है? ये बहुत अहम बात है। माननीय सभापति महोदय, क्या मंडी व्यवस्था चालू की गई थी वो खराब हो चुकी है? क्या कॉरपोरेट किसानों के ज़्यादा हितकारी हैं या सरकार की मंशा क्या है? आदरणीय सभापति महोदय, कृषि विपणन अधिनियम जब बना था तब ये पता नहीं था कि बिचौलिए पैदा हो जाएंगे, और एक कानून भी साफ है, आपने पढ़ा होगा, आप तो कृषि मंत्री भी रहे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले तो हमारे छबड़ा के विधायक जी कहीं चले गए, वो बिचौलियों की बात कर रहे थे। मैं साफ करना चाहता हूं, जो किसान है, करीब करीब किसी भी किसान के परिवार का आदमी बिचौलिया आपको नजर नहीं आएगा। सदन में जो बिचौलियों की बात करते हैं उनके रिश्तेदार बिचौलिया मिलेंगे, उनके रिश्तेदार व्यापारी मिलेंगे। और माननीय उपनेता महोदय, आटा मिल, दाल मिल के व्यापारी कभी भी किसान को सही भाव नहीं देना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री जी ने कहाँ लिखा है, भारत सरकार के किस एक्ट में लिखा है, किस नियम में लिखा है कि एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट कहेगी तो खरीद की जाएगी? ये हिंदुस्तान भर में प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ वादा है, और वादा करके कोई उदले तो यहां तो मैं नहीं कहना चाहता, सदन का मामला है, लेकिन हम बचपन में कहा करते थे, थूक के मत चाट, थूक के चाटना पड़ेगा, उसको मजबूर किया करते थे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, किसी देश का प्रधानमंत्री वायदा करे कम किसान को वाजिब मूल्य देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। हालांकि उस प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में मुझे पता नहीं उनका व्यवसाय क्या है, खेती करते ही नहीं करते। मेरे तो बाप दादाओं ने खेती भी की है, मैंने भी कभी न कभी खेती की होगी, इसलिए मैं इस तकलीफ को समझता हूं। पेडी और सोयाबीन का कृषि करने में खर्चा ज्यादा बता रखा है, पेडी का खर्चा कम बता रखा है। ये तो भारत सरकार का नमूना है, आप उठा के उसको देख लीजिए जो भारत सरकार ने पेश किया है। जब उनको ये ज्ञान नहीं है तो फिर ये तो ज्ञान है कि पेडी जो चावल की फसल है वो सस्ती मार्केट में जा रही है। किसने कहा कि राजस्थान में मत खरीदो, मध्य प्रदेश में मत खरीदो, किसी स्टेट में मत खरीदो? वहां की स्टेट गवर्नमेंट कहेगी। राजस्थान में रबी की फसल के टाइम भी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, अभी भी एक पत्र लिखा है, आप रिकॉर्ड में जांच कर लीजिए, आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैंने तो अखबार में पढ़ा है, मेरी बात भी हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गेहूं 1975 भारत सरकार ने वायदा कर रखा है, 1500 में जा रहा है, कौन खरीद रहा है? बिचौलिया, मिल मालिक। अब मिल मालिक जिस पार्टी के साथ ज़्यादा हैं, जिस पार्टी को वोट देते हैं, जिसका हितेश कौन चाहता है, मैं इसके बारे में तो जानकारी आप करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे साथियों से, पक्ष और विपक्ष से, दोनों से, मेरी पार्टी से, दूसरी पार्टी से, यदि राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम सदन में बैठे हैं, और हमारा अधिकार है कि 10% या 20% सदन को बुलाएं। किसान के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो पक्ष उसका प्रस्ताव पेश करेंगे, नहीं करें? विपक्ष के नेता यहाँ विराजमान है, वो तो प्रस्ताव पेश कर देंगे, पुराने आदमी, ईमानदार आदमी है, बहुत नेक नेता आदमी है, वो भी कानून पास कर लेते हैं। एक स्टेट में इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी बात दोनों पार्टी सुनती है। उदयपुर में बाहर का आदमी नौकरी नहीं करे, जब यही कानून आपने पास कर लिया और राजस्थान सरकार के मंत्रालय से ऑर्डर जारी हो चुके, तो फिर ये कानून पास करने में कहाँ जरूरत है, कानून पेश करने में कहाँ जरूरत है कि किसान की जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उसको किसी भी सूरत में खरीदा जाए? ये सदन की मंशा है, आप चाहें तो इसको पेश कर दें।
अमित शाह समर्थन करते हैं, दोनों पक्ष समर्थन करते हैं, लेकिन किसान के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए हमारे को, गरीब के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये किसान निधि में दे दिया, किसान को सहयोग दे दिया, किसान कभी भीख मांगने वाला नहीं होता है। ये जो किसान है कभी भीख नहीं मांगेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, भूखा सो जाएगा, वो भीख नहीं मांगेगा। किसान तो चाहता है कि आप 28% जो केंद्र सरकार ने जीएसटी ट्रैक्टर पे लगाया है, वो 28% क्यों लगाया? हीरे पे आपने 0.25%, नियम में नहीं है, 25 नया पैसा आपने 100 रुपये पर लगा रखा है, जेवरात में मात्र 3% लगा रखा है। तो फिर किसान ने क्या बिगाड़ा था आपका? ये कानून की जो विडंबना है, आपके मन की भावना है, किसान को बर्बाद करने का तरीका है, कॉरपोरेट के गिरे रखने का तरीका है, और बर्बाद करके, जैसे पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ करता था, दरोगा कौन सा जो श्रेणी देना चाहते हो, कृपा करके इस श्रेणी पे किसान को ले जाने की कोशिश नहीं करें। तो मैं माननीय सभापति महोदय आपसे अर्ज कर रहा था कि जो बिल है केंद्र का, मैं तो कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं राजस्थान के मंत्रिमंडल को, सरकार को, कि इन्होंने सही समय पे सही बात की है। ये ब्रिटेन का आप बिल उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल उससे भी घटिया स्तर का बिल है। आप बैठ करके सदन के दोनों पक्ष के नेता कमेटी बिठा करके कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही, सम्मानीय, आज जिस प्रकार से इस बिल में है, एसडीओ निर्णय करेगा, कोर्ट में नहीं जा सकते, तो साफ कर दो किसान को जमीन पे हम कब्जा करना चाहेंगे। आज जिस प्रकार से निर्णय होते हैं कोर्ट के, अभी कोर्ट के बारे में कहा जा रहा था, मैं कोर्ट का सम्मान करते एक बात करना चाहूँगा। रात के 12 बजे हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर हो, माननीय सभापति महोदय, क्या कोर्ट इंडिपेंडेंट रहेगा? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से निर्णय करे, क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे? और बात तो सही है, आपने 6 लाख से भीलवाड़ा से पार्लियामेंट में हरा दिया पार्टी को, क्या 6 लाख से भीलवाड़ा में आ सकती है क्या? मैं सॉफ्टवेयर के खेल की बात नहीं करता हूँ, मैं एक अजीब तजुर्बा जो मुझे हुआ है आप ही के समय से भी राजनीति में, तो अजीब अजीब बातें जो हो रही है आदरणीय सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अनुदान कौन सा नहीं दिया जा रहा? खाद बीज में नहीं दिया जा रहा, किस में नहीं दिया जा रहा? कृषि मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, आपने भारत सरकार को लिखा नहीं लिखा, लेकिन कृषि मंत्री जी इस साल बहुत अन्याय हुआ है किसान के साथ। न चना मिला उसको अनुदान का पूरी मात्रा में, न गेहूँ मिला, न दूसरा बीज मिला। यदि भारत सरकार आपको इजाज़त नहीं देती, सब्सिडी में पैसा नहीं दे सकती, तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। आप तो किसान के पुत्र हो, आपने तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। हम आपको किसान का चेहरा ही नहीं देखते, आपको किसान हितैषी मानते हैं। इसलिए कृपा करके ऐसी बातों पे हमारे जैसे साधारण विधायकों से भी आप कभी कभी ज़रूरत पड़े तो कंसल्ट कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय कि जो बातें हैं आप देखिए सभापति महोदय, कितने अच्छी गवर्नमेंट है भारत सरकार, बड़ी थंपिंग मेजर से जिताई है। दवाई में 12% जीएसटी, कृषि उपकरण में 18% जीएसटी। हम तो आपसे कहते हैं सद्बुद्धि दो, जीएसटी किसान से खत्म कर दो। हमें न अनुदान चाहिए, न कोई दूसरी चीज चाहिए, न हमारे को ऋण की माफी चाहिए। कृषि उत्पादों में, कृषि उसमें उपकरणों में आप जीएसटी खत्म कर दो, कम कर दो। अरे कम से कम जो आपने जो प्रेशियस जो सॉन्स हैं उसमें जब 0.25% आज की तारीख में लगी हुई है वही कर दो। जेवरात में 3% है, वही कर दो। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप लोग राज में आओगे तो हमारे साथ इतना अनजस्टिस होगा। माननीय सभापति महोदय, समस्या क्या आ रही है? पोर्ट कॉरपोरेशन को आज हमारे बीच में नेहरू जी नहीं है। हमें फक्र है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सोच पैदा की थी, किसान की उपज खरीदी जाए जो भी उपज हो 1964 में, और 1966 में
1965 के दिसंबर में 1966 के प्रारंभ में फोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बिल आया और वह सारी परचेज खरीदने लगी, मंडियों की पूरी मंडियां उठाने लगी। आप जिस प्रकार से खेल कर रहे हो, आपने 27 PSQs भेज दिए, अंडरटेकिंग्स भेज दिए, हमारे पास 168 ही तो है, आपने तो नहीं बनाए थे, तो क्यों बेचे जा रहे हैं? 168 में से आपने 27 भेज दिए, कितना बचा? 141। 10-5 और बेच दोगे। हम तो जानते हैं कि किसान 1 बीघा जमीन बेचेगा, उसकी आत्मा तकलीफ में आएगी। ऐसा क्यों करे? उसमें आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेच रहे हो, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हो, आपने तो जिंक स्मेल्टर बेच दिया 400-500 करोड़ में, जिसमें से कच्चा माल ही हजारों करोड़ रुपए का पड़ा हुआ था। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पेड़ी का, गेहूं का, बाजरा का और मक्का का भाव जिस प्रकार से चल रहा है, माननीय सदस्य प्लीज। मैं तो, मुझे लगा है अभी तो 2-3 मिनट में है आपकी घड़ी। कभी अच्छे लोगों की, कभी अच्छे लोगों की घड़ी भी कमजोर हो जाती है। मैं घड़ी नहीं मानता हूं, लेकिन अंदाजा मेरा सही मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आप ब्याज से ब्याज ले रहे हो, कॉमर्शियल बैंक हमसे ब्याज से ब्याज ले रहे हैं। नेहरू जी के ज़माने में ब्याज से ब्याज का कोई सिद्धांत तो नहीं था, आप कोऑपरेटिव एक्ट उठा के देख लीजिएगा। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाज़त से सदन के माननीय सदस्यों से और कृषि मंत्री जी से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 है, जिसमें हमें जो अधिकार दिया हुआ है, जिसके तहत आप बिल लाए हो, इनका थोड़ा ध्यान रखें और अपनी बात को आपने रखा, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष विराजमान है, उनको याद दिलाता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की। कितना पूर्व पश्चिम का अंतर है। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ राजा भोज और कहाँ माननीय नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा था, एक कविता थी उनकी, मैं चूँकि सभापति जी ज़्यादा रोब नहीं जा रहे, उसके पहले मैं निवेदन कर दूं। उन्होंने कहा था, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। कब तब आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वह क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए जनता के कानों पर पहरा है। तुम्ही कहीं ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यंत बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गटर में आप स्वच्छता का अभियान चला रहे हो, गटर में गरीब का बच्चा मर जाता है, उसको तो नहीं, सचिन तेंदुलकर को आप सफाई का अभियान दे रहे हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, समझिए और सभापति महोदय, ये जो राज्य सरकार की ओर से बिल पेश गए उनको तो स्वीकार किया जाए। केंद्र की भावना की भर्त्सना इस सदन में की जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। योगेश्वर गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान सरकार ने जो कृषि से संबंधित तथाकथित तौर पे किसानों के हित के लिए जो 3 बिल पेश किए हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से समापन किया है बहुत वरिष्ठ आदरणीय सदस्य ने। अटल जी ने कविता लिखी है तो किसके लिए लिखी होगी, किन लोगों को इंगित करके लिखी होगी, आप समझ सकते हैं। वो पूरी की पूरी कविता आप पर लागू होती है और आपके दल पे लागू होती है, आपके नेताओं पे लागू होती है। इसलिए आपने अपने आप पे आईना दिखा दिया अपने आप का, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।
अभी ये सिरोही से आने वाले माने विद्वान सदस्य, बहुत विद्वान है वो, संविधान हाथ में लिए घूमते हैं, भगवान जाने उसमें उस डायरी में संविधान है या और कुछ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बार बार दिखाते रहते हैं कि ये इस विषय पर कानून बनाने का भारत सरकार को अधिकार नहीं था। थोड़े बहुत जानकारी मैं भी करके आया हूँ। संविधान का अनुच्छेद है 246, जिससे 7वीं अनुसूची गवर्न होती है। उसमें लिखा है संघ सूची में अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य, ये संघ की सूची में है, भारत सरकार को इस पे कानून बनाने का अधिकार है। ये एक असत्य धारणा फैलाई जा रही है आप लोगों द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, कि ये कृषि के लिए कानून बने। ये कृषि के लिए कानून है ही नहीं, ये कृषि विपणन के लिए कानून है, कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए, व्यापार के लिए, उसके लिए कानून है। और वो कानून बनाने का, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाना है या देश से बाहर माल जाना है, उस पे कानून बनाने का, नियम बनाने का पूरा अधिकार भारत सरकार को है। और उस अधिकार में दखल करके आप लोग संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से को, आपके 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने संसद में भाषण दिया था। जो उन्होंने उस भाषण में बोला था, हूबहू वही चीज़ लागू की है वर्तमान प्रधानमंत्री ने। उस पर आपको तकलीफ है? 2019 का अपना घोषणा पत्र याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले का। उसमें आप लोगों ने वादा किया था जनता से, हम सत्ता में आए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, पर वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो ये कानून बनाएंगे। वो कानून मोदी जी आज ला रहे हैं, उसमें भी आपको तकलीफ है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बार बार उत्तेजित हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फॉर्मूला प्रयोग इस देश में सबसे पहले कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में। और जब ये लागू हुआ, दोनों समय कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ। उसका अब आप विरोध कर रहे हैं। अपने आईने, अपने बगल में झांक लिया करो, थोड़ा बहुत अपने गिरिबान में झांक लिया करो, आईना देख लिया करो, उसके बाद बोलिया करिए। और किसानों के भले के लिए आपने इन कानूनों में आपने बार बार जिक्र किया है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 का किसानों के भले के लिए आप लाए थे 1961 में आप थे, हम नहीं थे। और उसके माध्यम से आपने कितना भला किया किसानों का। उस मंडी में जो विशाल यार्ड आपने बना रखे हैं, विशाल दुकानें बना रखी है, चबूतरे बना रखे हैं, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े अफसर आपके वहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े भवन सरकारी बने हुए हैं, लंबा चौड़ा टैक्स आप वसूल करते हैं। उस मंडी में किसान की हालत क्या है? एक सुई बनाने वाला निर्माता भी ये तय करता है कि ये सुई 5 पैसे में बिकेगी कि 10 पैसे में बिकेगी, उससे कम पे वो बेचने को तैयार नहीं होता। किसान जो अपने खून पसीने की कमाई से वो उत्पाद लेकर मंडी में आता है, उसके हाथ में नहीं होता कि वो गेहूं क्या भाव बेचेगा, कि वो मूंग क्या भाव बेचेगा। वो व्यापारी वहाँ की तय करते हैं। और कैसे तय करते हैं? ये सिरोही से आने वाले मध्य विधायक कहीं चले गए। शिवगंज की सब्जी मंडी मैंने देखी है, बचपन से मेरा आना जाना है वहाँ। पिछले 60 साल से वो मंडी देख रहा हूँ। किसान अपने खेत से लेके आता है। मान लीजिए मैं किसान हूँ, 10 किलो टमाटर लेके मैं आया हूँ और वहाँ ढेरी लगाता हूँ, फिर खरीदने वाले आते हैं, 10 किलो टमाटर है, बाजार में भाव 50 रुपये किलो है, 500 रुपये को होने चाहिए। खरीदने वाला आके भाव लगाता है 100 रुपये में देना है क्या? दूसरा बोलेगा 105 में देना है क्या? ये आज भी हो रहा है। तीसरा बोलता है 110 में देना है क्या? और वो 500 रुपये का माल वो 150, 200, 250 रुपये में बेच के अपने घर जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाता कि इतना कम पैसा क्यों दे रहे हो। ये आज भी हो रहा है। 1961 में आपने कानून बनाया था कि किसान को अच्छी मंडी, अच्छा व्यापार देंगे, अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छी कीमत मिले, उसके लिए बनाया था। उसके बावजूद ये हालत है आपकी मंडियों में किसान की, वो अपनी मंडी का कोई भाव नहीं लगा सकता। आप कह रहे हैं बार बार आप कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदनी होनी चाहिए। इस नए कानून के तहत 1961 से आपकी मंडियों में किस दर से खरीद हो रही है? क्या वहाँ समर्थन मूल्य आवश्यक रूप से लागू है? क्या वहाँ जो बैठे व्यापारी खरीद रहे हैं वो समर्थन मूल्य से कम दर पर नहीं खरीद रहे? आप देख रहे हैं इस 60 साल से वो कानून आपका लागू है। 60 में से 40 साल आपने राज किया है और आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है कि समर्थन मूल्य से कम मूल्य पे, औने पौने दामों पे किसान अपनी उपज उन व्यापारियों को मंडी के अंदर बेच के जा रहा है, आपकी नाक के नीचे, आपके अफसरों के सामने। तब आपको किसान का भला नहीं सूझा।
फिर आप कह रहे हैं कि समय पर भुगतान होना चाहिए। प्राइवेट मंडी से बाहर यदि माल बेच दिया तो उसका समय पर भुगतान होना चाहिए। मंडियों में पैसा समय पर मिलता है क्या वापस? मंडियों का पेमेंट कब आता है? वो व्यापारी उस चबूतरे पे माल रखवा देता है, रेट उस दिन की तय कर लेता है और उसके बाद पर्ची पकड़ा देता है, घर जा, व्यापारी को महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो सारा माल बाजार में ऊंची दर पे बेचने के बाद पेमेंट करता है। वो भारत सरकार को पाबंद कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में विलंब कौन करता है? गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती होगी, बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में है। आप क्यों नहीं घोषणा करते समय पर? किसान का सारा माल जब मंडी में पहुंच चुका होता है, व्यापारियों के गोदामों में पहुंच चुका होता है, उसके बाद आप किसान हितैषी बनते हैं और कहते हैं ये समर्थन मूल्य ये है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे कम पे माल नहीं बिकेगा। माल तो बिक चुका साहब, माल तो जा चुका। उसके बाद आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। ये आपकी पॉलिसी रही है हमेशा। और फिर समर्थन मूल्य घोषित हो जाए तो सरकार उस मूल्य पे खरीद कब करती है? आपने बाजरे का समर्थन मूल्य खरीद कर रखा है, तय कर रखा है, घोषणा कर रखी है। वर्तमान में बाजार में क्या भाव बिक रहा बाजरा? मक्का की आपने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, वर्तमान में मार्केट में क्या किस भाव से बिक रहा है? आप क्यों नहीं खरीद रहे? इतनी चिंता है आपको किसानों की, भारत सरकार को आप उपदेश दे रहे हैं, आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे? खरीदिए ना मक्का को समर्थन मूल्य से, खरीदिए ना बाजरा को समर्थन मूल्य से। किसने रोक रखा आपको? पर अपना काम नहीं करेंगे, नुक्ताचीनी करना, दूसरों के उस पर उंगलियां उठाना, ये सारे आपका एक परंपरा आपने जो बना रखी है, पिछले 6 साल से परंपरा बनी हुई है। आप किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। आपने आंदोलन किया राजस्थान में, कितने किसान आए आपके साथ? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ के एक किसान आपकी जाजिम पर नहीं आया, नहीं आया। किसान को कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है, राजनीतिक तकलीफ है, किसान को तकलीफ नहीं है। मैं भी किसान हूँ, छोटा हूँ पर किसान हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे दादाजी बागवान थे, हमने भी खेती की है, हम अब भी कर रहे हैं और हम भी किसानों के पीछे घूम रहे हैं। हम कोई आसमान में हवा में नहीं घूम रहे और आप जमीन पे घूम रहे, ऐसा नहीं है। हवा में आप उड़ रहे हैं। किसान की भावना इस भारत सरकार द्वारा पास किए हुए कानूनों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो कि किसान का इसमें नुकसान हो जाएगा, किसान को अच्छा भाव मिलने वाला है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। मुझे याद है 1988-89 में जालोर जिले में बड़ा आंदोलन हुआ था। जालोर इसबगोल की बहुत बड़ी उपज का क्षेत्र है। जीरा बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है, रायडा बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है। हमारे इसबगोल और जीरे को राजस्थान के मंडियों में भाव नहीं मिलता था और गुजरात की मंडियों में डीसा, धानेरा, थराद और पालनपुर और ऊंझा की मंडियों में बहुत शानदार भाव मिलता था। हमारा किसान खुद का प्रोडक्ट, खुद का माल बेचने वहाँ जाता था और उसको चोर की तरह रोका जाता था, तस्कर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता था। उस समय बड़ा आंदोलन हुआ था 88-89 में, तब आप लोग सत्ता में थे। और वो चीज उस समय से जो किसान मांग कर रहा था अब लागू हो रही है। किसान अपनी उपज का मालिक बन रहा है, अपनी इच्छा का मालिक बन रहा है, अपनी इच्छा के भाव में माल बेचने का अधिकार उसको मिल रहा है। आपके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, उठने ही है, इसलिए उठ रहे हैं कि आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है इस कानूनों के कारण। जो किसान को लाभ मिलने वाला है वो जमीन आपकी खिसकने वाली है। सिर्फ 1 मिनट और लूंगा सर। आप लोग इनका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, और करिए। इसके कारण, आपके इस विरोध के कारण और ये सारे बिल लाने के बाद भी किसान का कोई भला नहीं होने वाला है और राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी का भी कोई भला नहीं होने वाला है। और बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, भारत सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और इसलिए सभापति महोदय, मैं बियॉन्ड पार्टी जाके धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उन्होंने आप लोगों से कहा कि ये कानून लाओ। आपका नेता कह रहा है
कि ये जो भारत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। मैं कह रहा हूं आज जो आप कानून ला रहे हैं ना, ये आपको भविष्य में कभी जिंदगी में सत्ता में आने से रोकेंगे यही कानून। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं राहुल गांधी जी का कि उन्होंने आपको कहा है भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनके किए गए प्रयासों के कारण हम उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग नीचे जाते जा रहे हो। यही आपका हश्र होने वाला है, यही आपकी अंतिम परिणाम होने वाला है। निश्चित रूप से हम भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए कानून बनाया है और वो हित होता दिखेगा। 60 साल तक आपके कृषि उपज मंडी वाले कानून के आधार पे हित के इंतजार में काश्तकार बैठा रह गया। भारत सरकार को आप 60 महीने भी देना चाह रहे हैं, इतना भी उनका कानून को लागू होने का परिणाम समय नहीं देना चाह रहे। ये आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता का निशान है। और आखिरी बात कह रहा हूँ सभापति महोदय, ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। माननीय अशोक गहलोत जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री आवास के सामने जाके धरना दिया था। ये संविधान का उल्लंघन नहीं था। संविधान की मर्यादा को तार आप लोगों ने किया हमेशा। 1975 की इमरजेंसी से लेकर आज तक आप लोगों ने किया, अब भी आप कर रहे हो। अपने प्रधानमंत्री, अपने मंत्रिमंडल द्वारा बनाए गए बिल को आपकी पार्टी का महामंत्री फाड़ता है प्रेस के सामने। संविधान के तार तो वहां आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय श्री जगदीश चंद्र।